हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का मेरा टॉपिक है ग्राफिकल मेथड से गति के समीकरणों का निगमन किस प्रकार से हम करते हैं। इससे पहले हमने सामान्य विधि द्वारा गति के समीकरणों का निगमन आप लोगों के लिए करा चुके हैं। आप उम्मीद करता हूं आप लोगों को वो समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हमने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। आज आप सीखने वाले हैं ग्राफीय विधि से गति के समीकरण का निगमन किस प्रकार से करेंगे। और तीसरी एक वीडियो है, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां आप सीखेंगे कि कलन विधि से गति के समीकरणों का निगमन हम किस प्रकार से करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है ग्राफिकल मेथड से। मेरा नाम है राहुल यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एजुकेशन जर्नी। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पर एक चित्र बनाया हुआ है जिसको हम कहते हैं वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ किसे कहते हैं कि अगर हम एक एक्सिस पर समय को और एक एक्सिस पर वेग को लेकर के अगर कोई ग्राफ बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं वेग समय ग्राफ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट बिंदु है ए, जहाँ से कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है तो उसका प्रारंभिक वेग है u और अंत में जाकर के c पर पहुँच जाती है नियत त्वरण से। तो क्या होता है, उसका वेग हो जाता है v, जिसको हम कहते हैं अंतिम वेग। जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं। हम जानते हैं गति के 3 समीकरण होते हैं। पूरी डिटेल हमने पहली वीडियो में आपके लिए उसमें बता दी है, वहां से जाइए और उस वीडियो को देखिए। हमने ये भी बताया है कि गति के जो समीकरण होते हैं वो 5 वेरिएबल से मिलकर के बने होते हैं और प्रत्येक वेरिएबल्स के हमने वारी वारी से नाम भी बताया है, किसको क्या बोलते हैं। आज हम जो बोलेंगे वो केवल हम किसी पर ये नहीं कहेंगे कि किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केवल अपने मेथड पे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पहली समीकरण। प्रथम समीकरण को हम कहते हैं वेग समय संबंध। प्रथम समीकरण का रिलेशन जो होता है वो वेग और समय से होता है। ये समीकरण होती है v बराबर u प्लस at। इसको हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब आपको यहां पर एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ABC। ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज ABC से जो हमें त्वरण प्राप्त होगा A, वो प्राप्त होगा एक सरल रेखा AC की ढाल, जिसको हम क्या बोलेंगे, सरल रेखा AC की ढाल। यहां त्वरण पे हम tan थीटा भी बोल सकते हैं, चाहे ढाल बोलिए चाहे tan थीटा से आप प्रूफ करिए, एक ही बात है। तो सरल रेखा एक AC की जो ढाल होती है वो बराबर होती है आपके लंब। तो इसमें लंब है आपका BC बटे आधार है आपका AB। तो BC आपको डायरेक्टली पता नहीं, यहाँ पे मैंने निकाल के लिख दिया है क्योंकि हमने अपने सुविधा के अनुसार लिखा है। अभी आपको मान लीजिए पता नहीं है, तब आप क्या करेंगे, C से D आपको पता है अंतिम वेग B है जिसे B से दिखाया गया है, और आपको VD पता है जिसका प्रारंभिक वेग U है। तो यहाँ से देखिए हम टोटल में से अगर BD को माइनस कर देते हैं तो मुझे BC प्राप्त हो जाता है। तो A बराबर BC की जगह पर आप लिखेंगे CD माइनस BD अपॉन AB। यहाँ पे जो CD है, CD किसके बराबर है, B के बराबर है अंतिम वेग, और जो यहाँ पर VD है वो U है, इसे बोलते हैं प्रारंभिक वेग अपॉन T। इसको लिखेंगे A बराबर B माइनस U बटे T। T की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो AT बराबर V माइनस U, यानी जो इक्वेशन निकल के आएगी U को इधर लेके आए तो B बराबर U प्लस AT। ये हमारी प्रथम समीकरण है। क्या है, ये हमारी प्रथम समीकरण है। इस समीकरण में वेग दिया है और क्या दिया है, समय। तो इसको कहते हैं वेग समय संबंध। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अदरवाइज इसको हम रफ कर रहे हैं। अब हम द्वितीय समीकरण की बात करेंगे। चलिए अब हम द्वितीय समीकरण की बात करते हैं। सेकेंड इक्वेशन, द्वितीय
समीकरण। द्वितीय समीकरण का जो रिलेशन होता है वो होता है समय स्थिति संबंध। क्या होता है? समय स्थिति संबंध। और ये द्वितीय इक्वेशन जो होती है वो होती है S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यानी मुझे ये प्रूफ करना है, ये हमें इक्वेशन प्रूफ करके लानी है। तो देखिए इसमें S दिया हुआ है। S क्या होता है? विस्थापन होता है, चली गई दूरी। S बराबर गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी। गतिमान वस्तु ने जितनी दूरी तय की वो A से C पर पहुंच गई है। तो जब भी हम दूरी को कैलकुलेट करेंगे तो इस पूरे एरिया को कैलकुलेट, इस एरिया के क्षेत्रफल को हम कैलकुलेट करेंगे। साधारण तरीके से एरिया के क्षेत्रफल को कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसमें मेरे लिए एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं। उसके बाद हमें एक आयत दिखाई दे रहा है, इसका भी क्षेत्रफल हमारे लिए पता है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे S बराबर आकृति OACD का क्षेत्रफल, OACD का क्षेत्रफल यानी पूरे एरिया का क्षेत्रफल मुझे निकालना है। तो इसमें मुझे एक तो दिखाई दे रहा है आपका आयत, OABD का क्षेत्रफल प्लस आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। बचपन में आप पढ़े होंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई आपकी कितनी है? वो लंबाई है सर OD। चौड़ाई कितनी है? OA प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी आप बचपन में पढ़े हैं, क्या होता है? 1/2 आधार, आधार क्या है? AB इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है त्रिभुज की? BC। ठीक है, अब प्रत्येक का मान लगा दीजिए। तो S बराबर OD क्या है? OD। बोले सर ये समय है जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? T से। इंटू OA क्या है? बोले सर ये U है, क्या है? U है। प्लस 1/2 इंटू AV क्या है? तो AV है आपका T, AV क्या है? T इंटू VC, VC क्या है आपका? देखो BC हमने निकाल लिया है। ये जब हम प्रथम समीकरण की बात करते हैं तो प्रथम समीकरण होती है V बराबर U प्लस AT, यानी U को इधर लेके आए तो V माइनस U बराबर AT आ जाएगा। जब हम C और V की बात करते हैं तो ये B में से U को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या बचेगा? AT बचेगा। तो ये कितना है? VC AT के बराबर है। अब देखिए S बराबर ये U पहले ले लेंगे T प्लस 1/2 A और T मिलके क्या हो जाएगा? T स्क्वायर हो जाएगा। ये आपकी कौन सी समीकरण है? सेकेंड समीकरण है। कौन सी इक्वेशन है ये? सेकेंड इक्वेशन है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप नोट कर रहे हैं तो वीडियो को रोकिए और नोट कर लीजिएगा, और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बोर्ड खाली हो गया। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी इक्वेशन की तरफ। रफ कर दूं? चलिए अब हम तृतीय इक्वेशन की बात करते हैं, थर्ड इक्वेशन, तृतीय समीकरण, थर्ड समीकरण। इसका संबंध होता है वेग स्थिति संबंध, वेग स्थिति संबंध। इक्वेशन क्या होती है? थर्ड इक्वेशन होती है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। ये इक्वेशन होती है, इसको मुझे क्या करना है? प्रूफ करना है। तो इसमें आपको S दे रखा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे S बराबर गतिमान वस्तु द्वारा
चली गई दूरी, क्योंकि यहाँ पर जब दूरी हमें कैलकुलेट करनी है तो पूरा हमें एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो S बराबर हमें यहाँ पर एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है जिसको हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, और समलंब चतुर्भुज होता है 4 भुजाओं से घिरा हुआ होना चाहिए, लेकिन उसके आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समांतर होनी चाहिए, उसी को कहते हैं हम समांतर चतुर्भुज। जरूरी नहीं है कि वो भुजाएं कैसी हों, एक दूसरे के बराबर हो, नहीं, एक छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन ये कंडीशन है कि वो दोनों एक दूसरे की कैसी होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मुझे एक समलंब चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, समलंब चतुर्भुज OACD का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज OACD का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का फार्मूला होता है समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी बटे 2। समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी बटे 2। S बराबर समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, एक तो है आपकी OA प्लस CD इंटू उनके बीच की दूरी कितनी है, AB बटे 2। अब प्रत्येक की वैल्यू लगाएंगे। OA कितना है, ये है हमारा U, CD कितना है, ये है V इंटू T बटे 2। देखिए थर्ड इक्वेशन जो होती है उसमें T नहीं होता है, तो T की जगह पर हम ये गति की जो प्रथम समीकरण है इसको हम लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे हमने इतना तो निकाल लिया है, ये V माइनस यू अपॉन A बराबर T, यानी T की जगह पर हम ये पुट कर देंगे, तो ये S बराबर आएगा निकल के हमारा S इक्वल V माइनस U अपॉन 2 इंटू टी की जगह पे आएगा V, सॉरी ये प्लस है ये माइनस है, U अपॉन A। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा A प्लस B और A माइनस B, ये होता है A स्क्वायर माइनस V स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के बराबर। यहाँ एक बार प्लस और एक बार माइनस है, यानी ये फॉर्मूला यहाँ पर फिट हो रहा है, तो ये अप्लाई करेंगे और ये 2 और A की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 2AS, ये होगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। U स्क्वायर को इधर लेके आओ तो V स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा U स्क्वायर प्लस 2AS। यही इक्वेशन हमारे लिए प्रूफ करना है। तो जो आज हमने आपको सिखाया है उसमें सिखाया ग्राफिकल मेथड से गति के समीकरणों का निगमन किस प्रकार से करेंगे। अब हम आपको नेक्स्ट जो वीडियो है वो भी आपको देखना है, थर्ड पार्ट, उसमें हम आपको सिखाने वाले हैं कि कलन विधि से गति के समीकरणों का निगमन कैसे करेंगे। ये आपके फर्स्ट ईयर क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।